बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, 27 साल बाद बीजेपी नई दिल्ली के रियासती इंतखाबात में कैसे कामयाब हुई, आम आदमी पार्टी की शिकस्त की वजूहात क्या हैं और क्या दिल्ली के रियासती इंतखाबात में पाकिस्तान की सियासी जमातों, हुकूमतों और वोटर्स के लिए कोई मैसेज है। आज इन तीन बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। नाजरीन, 5 फरवरी को नई दिल्ली के रियासती इंतखाबात हुए। 8 फरवरी को इन इंतखाबात के हतमी नताइज जारी किए गए। ये नताइज पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है। 1,56,00,000 से जायद वोटर्स ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। रियासत की मजमूई तौर पर 70 नशिस्तें थीं। इन 70 नशिस्तों में से बीजेपी तकरीबन 48 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने 22 नशिस्तें हासिल की। ये इलेक्शन हर तरह से एक सरप्राइज इलेक्शन था। इस इलेक्शन के अंदर बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स बने हैं। इस इलेक्शन की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो बीजेपी जो कि अनपॉपुलर हो रही थी, जिस पर एक्सट्रीमिज्म के बहुत सारे इल्जामात लग रहे थे, सोसाइटी को डिवाइड करने का और रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट करने के एलिगेशंस लग रहे थे, उस बीजेपी ने बहुत बड़ा कम बैक किया है। गुज़श्ता साल पूरे भारत के अंदर बहुत बड़ा इलेक्शन था। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत थी। 400 पार का मोदी नारा लगा रहे थे। तीसरी मर्तबा वो इक्तदार में आए, मगर उन्हें वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली, वो सपोर्ट नहीं मिली और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी अपने जवाल की तरफ बढ़ रही है। और जो मोदी का कार्ड था, जिसको एक ब्रांड कहा जा रहा था कि मोदी एक ब्रांड है, वो ब्रांड शिकस्त से दो चार था और ये कहा जा रहा था कि एक मर्तबा फिर कांग्रेस कम बैक कर रही है और एक इंडिया अलायंस बनाया गया था मोदी साहब के अगेंस्ट। और जितने पब्लिक पोल्स थे, उन सब के अंदर जो मोदी साहब के बारे में प्रेडिक्शंस की जा रही थी, वो सारी की सारी प्रेडिक्शंस वो गलत साबित हुई। मगर इस मर्तबा कुछ अरसे के बाद मोदी साहब ने एक बहुत बड़ा कम बैक किया और ये कम बैक इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कंसिडर हो रहा है। नई दिल्ली की रियासत की बात की जाए तो 1998 में आखिरी मर्तबा बीजेपी बरसरे इक्तदार आई थी और बीजेपी को नई दिल्ली में कांग्रेस ने रिप्लेस किया था और कांग्रेस ने 10 साल तक, तकरीबन 2013 तक दिल्ली के ऊपर कांग्रेस ने राज किया था। और उसके बाद कांग्रेस को रिप्लेस किया था 2015 में आम आदमी पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने 10 साल तक दिल्ली के ऊपर हुक्मरानी की। मगर जो नए रिकॉर्ड बने हैं, एक तो कांग्रेस ने शिकस्त के अंदर, यानी कांग्रेस वाहिद वो पॉलिटिकल पार्टी है नई दिल्ली के अंदर जिसने तीसरी मर्तबा एक भी नशिस्त हासिल नहीं की। और आम आदमी पार्टी वो बदकिस्मत पार्टी कंसिडर हो रही है, उसकी वो बैड लक कही जा रही है कि वो तीसरी मर्तबा हैट्रिक करने में नाकाम हो गए। उन्हें हुकूमत में आने का एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस था, एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो थर्ड टाइम दिल्ली के ऊपर हुकूमत करते, मगर ये पॉसिबल नहीं हो सका। अब ये क्यों पॉसिबल नहीं हो सका? क्या मोदी ने कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म किया है और ऐसी कौन सी गलतियां की हैं आम आदमी पार्टी ने जिस पे गौर करने की बड़ी ज़रूरत है। इंडिया में एक डिबेट हो रही है। जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इस मर्तबा दिल्ली के अंदर तबकाती तकसीम बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी ने जिन हलकों से फतह समेटी है वो हल्के नीम शहरी हल्के हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के हल्के हैं, खुशहाल हल्के हैं जहाँ पर जाट बरादरी, गुज्जर बरादरी बहुत स्ट्रांग थी। और इसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजिम है, जो वर्किंग क्लास है, बीजेपी ने उन इलाकों में वाज़े अक्सरियत हासिल की है। जबकि आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने
झोंपड़ी वाली जो सीटें हैं, झुग्गी वाली सीट्स जिनको कहा जाता है, जो कि कच्ची बस्तियों पर, गरीब इलाकों पर, मुतवसत तबके की नुमाइंदगी करने वाली लोअर मिडिल क्लास जितनी कम्युनिटी है, उसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। अब जो आम आदमी पार्टी को सीट्स मिली हैं, इन सीट्स के अंदर जो अपसेट्स हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा सुपरमैन था, जो कि वॉरलॉर्ड था, एक सिंबॉलिक वैल्यू थी, अरविंद केजरीवाल, ये जो केजरीवाल हैं ये भी अपनी सीट हार गए हैं, लूज कर गए हैं। मगर इस इलेक्शन के अंदर जो बीजेपी है उसने काफी ऑर्गेनाइज स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की। एक तो आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ स्लोगन लेकर पब्लिक में आई थी 2015 में, और करप्शन का जो बयानिया था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से उस कार्ड को बेचा उन्होंने, और वो इक्तदार के अंदर आए। मगर ये इलेक्शन, इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह करप्शन का दाग था उनके सरबराह के ऊपर। केजरीवाल खुद जेल गए बाकायदा तौर पर, और शराब लाइसेंस के हवाले से, घपलों के हवाले से, करप्शन एलिगेशंस के ऊपर उन्हें बड़ा टारगेट किया गया। बीजेपी ने बड़ी स्ट्रॉन्ग मीडिया कैंपेन चलाई, और आम आदमी पार्टी का जो एंटी करप्शन मूवमेंट नैरेटिव था उसको करप्शन नैरेटिव में कन्वर्ट करने में बड़े भरपूर तरीके से कामयाब रहे। मगर इसके साथ साथ कुछ उन्होंने स्ट्रैटेजिक मूव्स की हैं बाकायदा तौर पे कि गवर्नमेंट्स को आप फेल कैसे करते हैं। अगर आप जेन्युइन तरीके से इलेक्शन नहीं जीत सकते तो आपने एक पार्टी को परफॉर्म करने से और डिलीवर करने से कैसे रोकना है। माली और इंतजामी इख्तियारात में तब्दीली, ये दूसरी बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी की शिकस्त की। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे कवानीन वफाक ने पास किए कि नई दिल्ली सरकार किसी भी मनपसंद अफसर को न तैनात कर सकती थी, न पोस्टिंग ट्रांसफर कर सकती थी। तो ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था आम आदमी पार्टी के लिए। इसी तरह जो माली इख्तियारात हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात की गई, बजट की बात की गई कि 5 करोड़ रुपए से जायद का कोई प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हो सकता। और ये भी कहा गया कि जो दूसरा टेन्योर था आम आदमी पार्टी का, एक तरफ वो अदालतों का सामना कर रहे थे, बीजेपी की रियासती दहशतगर्दी को फेस कर रहे थे मुकदमात की शक्ल के अंदर, नैरेटिव की शक्ल के अंदर, तो दूसरी तरफ वो कोई बड़ा काम नहीं कर सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा क्रेडिट था उसने आते साथ पहले टेन्योर में स्कूलों, सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर की, हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर की, मोहल्ला क्लिनिक खोले, मुफ्त बिजली दी, सिवरेज सिस्टम को बेहतर किया, पानी की स्कीमें वो लोग लेकर आए, नए स्कूल्स उन्होंने खोले, अपग्रेडेशन की, डेवलपमेंट की, और एक परफॉर्मेंस बेस एक पार्टी ने इंडिया के अंदर जन्म लिया था। मगर यहाँ पर हमने देखा कि जो दूसरा टेन्योर था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट वो नहीं ला सके नई दिल्ली के अंदर, कोई नया स्कूल नहीं खोल सके, कोई नया हॉस्पिटल वो नहीं बना सके, तो कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उनके पास बताने के लिए, मासवाए एक विक्टिम कार्ड के, और वो विक्टिम कार्ड भी नहीं बिका। तीसरा एक फैक्टर ये कहा जा रहा है कि अब से इलेक्शन से चंद दिन पहले एक बजट वफाक ने दिया जिसके अंदर उन्होंने जो टैक्स शरह थी, जो छूट है, उसके अंदर इजाफा कर दिया, और उस इजाफे को मिडिल क्लास ने बहुत पसंद किया है, उस इस्तिस्ना को, और जो वर्किंग क्लास है उसको बहुत फ़ायदा पहुंचा। और ये भी एक बड़ी वजह थी कि सरकारी जो मुलाजमीन है, जो खुशहाल वोटर्स हैं, उन्होंने बीजेपी की तरफ बहुत ज़्यादा मूव किया है, और फिरका वराना कार्ड को भी बीजेपी ने बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। मगर जहां तक बीजेपी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रही थी, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए, जो कि एक जो बेस थी आम आदमी पार्टी की नई दिल्ली, जहां से एक पॉपुलर पार्टी एक रियासत से निकल के पूरे मुल्क के अंदर अपने नैरेटिव को लेकर जा रही थी, पंजाब के अंदर वो अपनी हुकूमत बनाने के अंदर कामयाब हो गए थे, और मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर वो इलेक्शंस के अंदर कामयाबियां समेट रहे थे। तो ये बड़ा एक
دھچکا ہے, خطرے کی گھنٹی ہے, اور ان کے مستقبل پہ بہت سارے کوشچن مارک لگ رہے ہیں. اور پہلی بات یہ آ رہی ہے کہ ایک پارٹی جب کسی فرد کے گرد گھومتی ہے اور فرد مشکل میں آتا ہے تو پھر پارٹی کو بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, جو کہ عام آدمی پارٹی کو کرنی پڑی. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر تنظیمی سٹرکچر کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. بی جے پی میں کروڑ برائیاں ہوں گی, کانگریس کے اندر بہت ساری خامیاں ہوں گی, لیکن ان کے اندر ایک سٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے, ان کی ایک ہسٹری ہے. یہ پارٹی تو پچھلے 10 سے 15 سال میں پیدا ہوئی. بی جے پی اور کانگریس تو برے صغیر کی اولڈسٹ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. تو اس پارٹی کے لیے کرائسس انتظامی میٹرز کے طور پر تھا. مگر اب بات کر لیتے ہیں ذرا کانگریس کی. کانگریس نے شکست کے اندر ایک ہیٹرک کیا, اور صرف شکست نہیں کھائی بلکہ وہ واحد پارٹی ہے جس نے پورے الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہیں جیتی. مگر بی جے پی کو ایک اور کریڈٹ جاتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی کم سے کم 10 نشستوں میں شکست کی وجہ وہ کانگریس بنی ہے, کہ کانگریس نے ان کے ووٹ کو خراب کیا, ان کا ووٹ توڑا ہے, اور اس سے بی جے پی کی 10 سیٹوں کے اوپر وکٹری وہ بڑی یقینی صورت کے اندر سامنے آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کو ایک ینگ بلڈ کی ضرورت ہے, اور اگین ایک جو اس پورے الیکشن سے بات نکل کر آئی, سب سے پہلے تمام تر ایلیگیشنز کے باوجود, ایکوزیشنز کے باوجود عام آدمی پارٹی کے سربراہ نے الزامات لگائے الیکشن کمیشن کے اوپر, جانبداری کے, کرپشن کے, بی جے پی کو الیکشن جتوانے کے سارے سلوگنز لگائے. لیکن سٹل جب الیکشن کا رزلٹ آیا, انہوں نے کہا جی ہم بڑی عاجزی کے ساتھ عوام کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں اور ہم بی جے پی کو مبارکباد دیتے ہیں. مگر یہ الیکشن کا رزلٹ اس وقت اناؤنس ہو رہا ہے جب پاکستان کے اندر ایک پارٹی عام انتخابات کی برسی منا رہی ہے, اور دوسری پارٹی جو ہے وہ فارم 47 کی بنیاد پہ ترقی کا ڈھول پیٹ رہی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر یہ کلچر پتہ نہیں کیسے آئے گا, کب آئے گا کہ لوگ اپنی شکست کو قبول کریں, جیتنے والے کو مبارکباد دیں, اور جیتنے والا ہارنے والے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی بات کرے. تو یہاں پر جو مینیفیسٹو اور کم بیک کرنے کی جو پالیٹکس کے اندر ہے, ایک فکرہ ہم سنتے ہیں عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی, نواز شریف کی سیاست ختم ہوگی, پیپلز پارٹی دفن ہوگی, یہ فکرے ہم سنتے ہیں اپنی عام گفتگو کے اندر. تو بٹ پالیٹکس کے اندر کوئی چیز نہ ختم ہوتی ہے ایبسولوٹ, نہ دفن ہوتی ہے. وقتی طور پہ وقت اور حالات کے مطابق صحیح یا غلط فیصلوں کی وجہ سے پاپولر یا ان پاپولیرٹی کے اندر فرق آتا رہتا ہے. آپ شکست سے 2-4 بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کم بیک بھی کر سکتے ہیں. اور لیکن اگین سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جو تھاٹ ہے یہ انڈیا کے اندر بڑی اسٹرانگلی پیدا ہوئی ہے کہ ریاست یہ سوچ رہی ہے کہ جو وفاق میں حکومت ہے اسی کی صوبائی حکومت ہونی چاہیے. اگر آپ کی وفاق سے نہیں بنتی تو آپ کی ریاست سفر کرے گی. یہ وہی انالوجی ہے جو کہ ہمیں گلگت بلتستان میں سننے کو ملتی ہے, کشمیر میں سننے کو ملتی ہے کہ بھائی آپ وفاق کے ساتھ چلیں, اگر آپ وفاق کے اگینسٹ کسی پارٹی کو ووٹ دیں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا. تو سٹل بی جے پی کے لیے ایک بڑا موومنٹ ہے, ایک بڑی اسٹرانگ چیز ہے, اور انڈین میڈیا کی کریڈیبلٹی بھی کسی حد تک بحال ہوئی ہے کہ کم سے کم جو ان کے پبلک پولز ہیں وہ ایٹ لیسٹ اس مرتبہ درست ثابت ہوئے ماضی کی نسبت. بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا عام آدمی پارٹی جس نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا, جس نے برے صغیر کی سب سے اولڈسٹ پولیٹیکل پارٹی کانگریس کو چیلنج کیا, بی جے پی کو چیلنج کیا تھا, کیا اب وہ اپنا سروائیول برقرار رکھ سکے گی؟ اور یہی تحریک انصاف کے لیے بھی ہے جو کہ 2 پارٹی سسٹم کے اگینسٹ کھڑی ہوئی, جس کے پاس آج ایک صوبہ ہے. تو ان کو بھی سوچنا ہے کہ زیادہ دیر تک آپ اینٹی کرپشن نیریٹو نہیں بیچ سکتے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لوگوں کو پرفارم کر کے آپ کو دکھانا پڑتا ہے. بٹ سٹل انڈیا کے لیے, انڈین ڈیموکریسی کے لیے, انڈین ووٹرز کے لیے ایک بڑا دن ہے. وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو جو بھی ڈیسیجن ہے نئی دلی کی عوام کا, سٹل یہ ایک ریاست کا ڈیسیجن ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو ہم پورے ملک پہ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل ٹرینڈز ہیں اس حوالے سے یہ ایک یونیک الیکشن تھا, ہے. اور اس کے الیکشن ریزلٹس میں ہر آدمی کے لیے پاکستان میں بیٹھ کر بہت کچھ ہے. نہ کبھی کسی کی سیاست ایبسلوٹ ختم ہوتی ہے, اور نہ کبھی کوئی اقتدار سدا بہار رہتا ہے.
لوگ اپنے فیصلے ووٹرز وقت اور حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.